for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज हम दिसंबर 2019 के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से 2020 की सीरीज चली थी जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीखा था और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसी की तरह आज जो ये सीरीज है 2019 की ये भी चलेगी और इस सीरीज में भी हम दिसंबर के सारे क्वेश्चंस को डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, असर्शन और रीजन आपको दी हुई है। इस असर्शन रीजन को करने का सबसे पहला आपको तरीका ये बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको असर्शन को और रीजन को अलग अलग पढ़ना है। असर्शन क्या कह रहा है क्लियरली आपको उसे रीड आउट करना है, ठीक है। फिर उसको समझते हुए आपको उसका रीजन देखना है कि क्या ये जो रीजन दिया हुआ है ये एग्जैक्ट रीजन है असर्शन का कि नहीं। तो आप वो कैसे देखेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है कि आप जब भी असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपको बिकॉज लगाना पड़ता है, ठीक है। इनके बीच में आप क्या करते हो, कंबाइनिंग एक तरह का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करते हो और उसको यूज करके आप क्या करते हो, इसको देखते हो कि क्या इसी का रिलेशन ये है कि नहीं। तो आप इस तरीके से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और ऐसा करने से आपके जो क्वेश्चंस है वो 100% ठीक होते हैं, ठीक है। तो उसी ट्रिक को अपनाते हुए क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए ध्यान से और इसका राइट आंसर दीजिए कि क्या होगा। असर्शन क्या कह रहा है, समझा देती हूँ क्वेश्चन। Teacher education curriculum has to give enough scope to learners for developing their own logical thinking and problem solving ability। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीचर एजुकेशन करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए जो लर्नर्स को उनकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करवा सके, ठीक है, और उनके स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जनरेट कर पाए। इसके अलावा रीजन क्या कह रहा है, क्योंकि the learners today need considerable freedom to explore, inquire and investigate। इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स जो आज की जो जनरेशन है, आज की जो लर्नर्स है, उनको पूरी की पूरी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर पाए, चीजों को इंक्वायर कर पाए और इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेट कर पाए। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? क्या यही इसका रीजन है करेक्ट या इसका रीजन नहीं है? इसका राइट आंसर आपको देना है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। Good habit। So here you can see the right answer of this question, which is first. You are absolutely correct। Both A और R यहाँ पे true है क्योंकि टीचर को इस तरीके से हमें ट्रेन करना है कि वो क्या करें, बच्चों को इनफ स्पेस प्रोवाइड कर पाए अपने लर्नर्स को और उनके यहाँ पे डेवलप कर पाए उनकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। क्योंकि आजकल के लर्नर्स हैं उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए हमें कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए, इन्वेस्टिगेट कर पाए, ठीक है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपसे अटेम्प्ट हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब ये जो आपने पढ़ा है पीछे वाला ये आपका यूनिट 5 से रिलेट करता है। अब मैं यहाँ पे यूनिट में बता देती हूँ कि किस यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, किस यूनिट से क्वेश्चन रिलेट करता है वो बता देते हैं। यूनिट 5 का है ये। हमने करिकुलम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए। करिकुलम क्या है, सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है, टीचर के लिए किस तरीके से एजुकेशन करिकुलम यहाँ पे बनाया जाता है, करिकुलम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉडल्स क्या है करिकुलम के, ठीक है। और यहाँ पे जो करिकुलम है अगर फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कैसे होता है या हम करिकुलम को किस तरीके से जनरेट करते हैं फिलॉसफिकल के बेसिस पे, फिलॉसफी के बेसिस पे, तो ये हमने भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप वो सेशन जरूर रेफर कर सकते हो मेरे ही चैनल पे, ठीक है। यूनिट 5 है करिकुलम उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका यूनिट 4 से रिलेटेड है, ठीक है। यूनिट 4 से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। Which of the following components of free service teacher education program has a greater scope for experiential learning? मतलब आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है फ्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो कि ग्रेटर स्कोप प्रोवाइड करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। क्या कौन सा प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या प्रोवाइड करता है?
pedagogy courses through use of discussions, foundation courses through critical exposure, reflective reading based on great thinkers work, या internship through school attachment. According to you, what would be the right answer of this question? इसका right answer बताइए. यूनिट 4 से रिलेटेड है, प्री सर्विस बोला हुआ है कि प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप क्या होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का. एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो लर्निंग टीचर्स यहाँ पे ले रही है प्री सर्विस के दौरान, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा स्कोप किस में है, पेडागोजी कोर्सेज से, फाउंडेशन, रिफ्लेक्टिव या इंटर्नशिप. So okay, so here you can see the right answer of this question, which is yes, you are absolutely correct. Internship through school attachment. यहाँ पे इंटर्नशिप ही एक ऐसा स्कोप है जो कि टीचर को एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटर्नशिप्स करके टीचर एक्सपीरियंस गेन कर पाती है डायरेक्टली, लाइवली, कि किस तरीके से बच्चों के साथ हम डील कर पाए, किस तरीके से बच्चों के लिए एड्स बनाए, यहाँ पे टूल्स जनरेट करें, टीचिंग एड्स हो यहाँ पे, ताकि वो बच्चों के साथ डायरेक्ट डील कर पाए इंटर्नशिप के दौरान, और बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है वो सीख पाए. तो सबसे ज्यादा स्कोप क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, वो इंटर्नशिप के थ्रू ही यहाँ पे मिलता है. इसके अलावा अगर आप पेडागोजी कोर्सेज देखोगे, पेडागोजी कोर्सेज के अंदर आपके यहाँ पे पेडागोजी कोर्सेज से डायरेक्टली हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रोवाइड नहीं कर पाते. ठीक है. फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर क्या आता है, फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर टीचर्स को बेसिक जो नॉलेज दे रही है, टीचिंग नॉलेज, जैसे कि बीएड के जो बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन की नॉलेज आप दे रहे हो, जैसे कि फिलोसफी पढ़ा रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, तो ये फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर आते हैं. और इसका कितना भी क्रिटिकल एक्सपोजर हो, ये कभी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ग्रेटर स्कोप नहीं बन सकता, क्योंकि वो आपको जो फाउंडेशन कोर्सेज है वो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं. रिफ्लेक्टिव रीडिंग क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टिव रीडिंग बेस्ड ऑन ग्रेट थिंकर्स वर्क. रिफ्लेक्टिव रीडिंग्स भी ग्रेट एक्सपीरियंशियल नहीं है. ठीक है. यहाँ पे रिफ्लेक्टिव रीडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या करना, जो आपने पढ़ा है उस पर आप रिफ्लेक्ट करना, फिर से देखना, थिंक करना. तो यहाँ पे थिंकिंग भी कभी भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर नहीं आ सकता डायरेक्टली, ग्रेटर स्कोप नहीं बन सकता इंटर्नशिप के सिवाय. इंटर्नशिप ही सबसे अच्छा यहाँ पे ग्रेटर स्कोप माना गया है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है. यूनिट 8 के अंदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो आगे आप सॉल्व कर रहे होंगे पीवाईक्यूज, तो आपको ये काफी बार देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी रेपिटेटिव है ये क्वेश्चंस और काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ये बात कर रहा है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिजाइन, आपको बताना है कि इन विच ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स फॉलोज अ डेमोन्स्ट्रेट प्रॉम्प्ट एंड रिलीज पैटर्न. मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है जो क्या कर रहा है, सीक्वेंस में जिसके अंदर फ्रेम जो कि फॉलो कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, प्रॉम्प्ट और रिलीज पैटर्न. कौन सा ऐसा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, ये आपको बताना है. जब भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक डिजाइन वे में. ठीक है. यहाँ पे आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हो, लीनियर के रूप में, 1 बाय 1 करके आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ब्रांचिंग के रूप में दे रहे हो, या मैथमेटिक्स के प्रोग्राम के रूप में दे रहे हो, या कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और टीचिंग प्रोग्राम्स के रूप में आप बच्चों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो. इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, गुड एवरीवन. So here you can see the right answer of this question, which is mathematics. Mathematics प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग है, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन डिजाइन है जिसके अंदर फ्रेम्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं और कोई पैटर्न को रिलीज कर रहे हैं. अब बारी आती है इसको समझने की, ये है क्या. यहाँ पे जब भी हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिजाइन की बात करते हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन डिजाइन में आपके 3 तरीके की प्रोग्रामिंग होती है. एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरी होती है ब्रांच प्रोग्रामिंग और तीसरी होती है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग. जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा जिसमें हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसकी को लीड कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में. तो एक डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम लीड कर रहे हैं. ठीक है.
यहाँ पे जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग की बात होती है तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बीएफ स्किनर ने दिया है। अब रिकॉल करने की कोशिश करो, बीएफ स्किनर किसकी बात करते थे? बीएफ स्किनर यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता था कि हम क्या करते थे, किसी पर्सन के बिहेवियर को शेप करते थे। शेप कैसे करते थे कि जब आप उसको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। रीइंफोर्समेंट से क्या करते थे, आप उसके डायरेक्शन को ये कंट्रोल करते थे। धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हो, उसकी डायरेक्शंस की तरफ लेकर जा रहे हो। आप चाहते हो कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक पर्टिकुलर आउटकम प्रोड्यूस करके दे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसे कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट दे रहे हो ताकि वो एक डायरेक्शन को की तरफ जाए और अपनी जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है उसे अचीव कर पाए। इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और यहाँ पे जो फ्रेम है, फ्रेम आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप करके जो आप इसको दे रहे हो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो बच्चे को वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे अगर बच्चा कोई भी इंस्ट्रक्शंस ले रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो यहाँ पे जो भी अगर मान लो एक स्टेप था उसने क्लियर कर लिया, अगर दूसरा स्टेप यहाँ पे गलत हो गया, जो यहाँ पे रिस्पॉन्ड उसे करना चाहिए, जो यहाँ पे रिस्पॉन्स फिक्स था वो करना चाहिए था, अगर वो नहीं किया तो वो वही रुक जाएगा, ठीक है, वही वो स्टॉप हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप में यही इस तरीके से हम बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है लीनियर प्रोग्रामिंग की। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, ये हमेशा स्मॉल स्टेप में चलता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में स्मॉल अमाउंट में आप इंफॉर्मेशन आप उसको अपने लर्नर को प्रोवाइड करते जाते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। एक टाइम पे एक इंफॉर्मेशन ही आप दे रहे हो, फिर बाद में जाके नेक्स्ट स्टेप पे दूसरी इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस वाइज चल रहा है, सीरियल वाइज आप इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंशियल स्टेप्स है। इसके अलावा एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, लीनियर रिस्पॉन्ड में ओवरटली करेक्ट रिस्पॉन्सेस को रिवॉर्ड दिया जाता है और जो यहाँ पे इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस है उसको यहाँ पे करेक्ट किया जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि यहाँ पे जो सही है तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसके रिस्पॉन्स को, जो गलत है उसको वहाँ पे करेक्ट किया जा रहा है। करेक्ट कैसे करेंगे, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन इन्वॉल्व होगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी होगी, एक्सप्लेनेशन से पता चल जाएगा कि आपको क्या राइट आंसर जो नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अब जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं भी यही करती हूँ आपको कि आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप रिस्पॉन्स देते हो, रिस्पॉन्स देने के बाद आपको अगर जिनका गलत होता है तो उनको क्या दिया जाती है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है ताकि आप आगे जाके उसे सीख पाओ, आगे जाके गलती ना दोहराओ, ठीक है। यहाँ पे हमेशा इमीडिएट कंफर्मेशन मिल जाता है। इमीडिएट कंफर्मेशन कैसे मिलता है, यहाँ पे कि यहाँ पे आपने सही किया तो सही टिक हो जाएगा उसके अंदर, अगर गलत किया तो रॉन्ग लिखा आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएट कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा सेल्फ पेसिंग, इस लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपनी सेल्फ पेस कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सेस कैसे जा रहे हैं, आपका लर्निंग बिहेवियर कैसा है और यहाँ पे आप जो एक्सपेक्टेड है उसे खरे उतर रहे हैं कि नहीं, तो ये आप अपनी जो तैयारी है उसको आप देख सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस देती हूँ पोल के थ्रू, ठीक है। पोल में क्या होता है, आपको टिक करना होता है, राइट आंसर क्वेश्चन को पढ़ते हो और उसको टिक करते हो। अगर वहां पे टिक नहीं होता, यहाँ पे मतलब आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अगर ठीक होता है तो आपको बता देता है, इमीडिएट फीडबैक आपको दे देता है कि ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इससे लीनियर प्रोग्रामिंग से अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट फ्रेम बाय फ्रेम अपनी आपको टेस्ट कर पाता है क्योंकि शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, इजी वे में होता है। और यहाँ पे क्या करता है, बच्चा अपनी रिस्पॉन्सेस को वो चेक कर पाता है, ठीक है, अपने आप को वो टेस्ट कर पाता है। एडवांटेजेस क्या होती है इसकी लीनियर प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे क्योंकि स्मॉल स्टेप्स में लर्निंग हो रही है बच्चे की,
स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है, एक इंफॉर्मेशन दी, फिर उसके बाद दूसरी दी, फिर तीसरी दी, तो इसमें बच्चा इजीली कैचअप कर पाता है। अगर छोटे छोटे फ्रेम में हम उनको इंफॉर्मेशन दे पाए तो बच्चा इजीली गेन कर पाता है, ठीक है, इजीली गेन कर पाता है और इमीडिएटली जो रिस्पॉन्सेज है उसके जो वो देता है वो डिटेक्ट हो जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि उसकी तैयारी कैसे चल रही है इसके थ्रू। अब जैसे यहाँ पे जो क्विज आपके लिए मेंटेन करवाए जाते हैं, क्विज बनाए जाते हैं, तो क्विज में भी आपको क्या होता है, आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को डिटेक्ट कर लेते हो। तो इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल साइज में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है, छोटे छोटे स्टेप्स आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप के फ्रेम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स, दूसरा होता है टीचिंग फ्रेम और तीसरा होता है प्रैक्टिस फ्रेम और चौथा होता है टेस्टिंग फ्रेम। अब ये देख लो, इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स में आपको क्या किया जाता है, टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपको यहाँ पे किस चीज के बारे में पढ़ाया जा रहा है। टीचिंग फ्रेम में क्या है, उसको इन डेप्थ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी में टाइटल दे दिया कि इस टाइटल पे यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। टीचिंग फ्रेम में वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। फिर आता है प्रैक्टिस फ्रेम। प्रैक्टिस फ्रेम में होता है कि जब टीचर आपको क्या करे, यहाँ पे कुछ टास्क दे परफॉर्म करने के लिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए टास्क देती है, फिर उस टास्क का आपने कैसा रहा उसको टेस्ट दिया जाता है। टेस्ट में आपके लिए टीचर टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो इस तरीके से यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग चलती है। अब नॉर्मल क्लास में देखो, यहाँ पे क्या होता है, टीचर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, टाइटल देती है, फिर बाद में जाके उसके कॉन्सेप्ट पढ़ाती है। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद टीचर कोई टास्क देती है आपको उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि यहाँ पे आपको कितना समझ आया कि कितना नहीं आया। तो कितना समझ आया कितना नहीं आया वो टेस्ट के थ्रू आपसे डिटेक्ट करवाती है। तो इसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आपको मिल जाते हैं कि क्या आपने सही किया है गलत, ठीक है। ये होता है। इसके अंदर होता है कि मेनली जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है ये हम सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए यूज कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ताकि इजिली जो स्टूडेंट है डिटेक्ट कर पाए कि उसको कितना याद है, कितना वो रिकॉग्नाइज कर सकता है जो कॉन्सेप्ट उसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस है लीनियर प्रोग्रामिंग की। इसके अंदर क्या है, जो लर्निंग है ये काफी डल बन जाती है, डल हो जाती है और लर्निंग एक्सपीरियंस के एक तरह का मोनोटनी बनाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज चलती जा रही है, पता नहीं कितने सीक्वेंस हो कितने फ्रेम हो, तो ये मोनोटनी क्रिएट कर देता है, बॉर्डम क्रिएट करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग को जब करता है बच्चा अपना यहाँ पे सीखता है इस प्रोसेस से, तो काफी वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है। यहाँ पे कई ज्यादा आपकी मटेरियल रिक्वायर होता है, कई ज्यादा आपका टाइम रिक्वायर होता है इस लीनियर प्रोग्रामिंग को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लर्नर के पास किसी तरह की चॉइस नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए पोल जनरेट करती हूँ, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है उस राइट आंसर के सिवाय कोई और आंसर टिक करने का। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बनना है, ठीक है। जो पूछा है, जो आंसर मैंने फिक्स किया हुआ है, आपको वही आंसर देना है। इसमें आप कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, जो कि सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। अब जो मैंने पोल में आंसर टिक किया है वही आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि वही राइट है। उसके इर्द गिर्द आंसर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये आपकी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को ये हिंड्रेंस लेकर आता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, रोकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है, एक तो ये होगी लर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती, काफी कॉस्टली होता है, प्रिपेयर करने में बहुत टाइम होता है, टाइम टेकिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी रिजिड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर ने पाथ बनाया है उसी पाथ पे आपको चलना है। इसके अलावा आपको कुछ इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना। जो मैंने रिजिड लाइन आपके लिए बना दी, आपको फिक्स उसी पे ही चलना है, ठीक है। तो रिजिडिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये भी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, किस तरीके से बच्चा यहाँ पे सीखता है, और जो टीचर है वो उसका पूरा कंट्रोल होता है आपके ऊपर। रिजिड लाइन में यहाँ पे
चलता है पूरा का पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलता है, सीक्वेंस वाइज चलता है और सीक्वेंस को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे लर्निंग हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स सेकंड आपका टाइप होता है ब्रांचिंग प्रोग्राम। ब्रांचिंग प्रोग्राम आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर ब्रांच बनी हुई है, लर्निंग सीधी नहीं जा रही, सीधी डायरेक्शन में लर्निंग नहीं हो रही, लेकिन ब्रांचेस की फॉर्म में हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा तो उस कॉन्सेप्ट के हर चीज बाद यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपको आया कि नहीं जा रहा, आया है कि नहीं आया है। तो ये क्या चल रहा है, ब्रांच यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे जो ब्रांचिंग का प्रोग्राम है मेनली आपको नॉर्मल एक काउडर ने दिया है, ठीक है, ये याद करना नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किसने दी है, नॉर्मल एक काउडर ने दी है। इसके अलावा जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग दी है, लीनियर प्रोग्रामिंग बीएफ स्किनर ने दी है, ठीक है, इनके नेम याद कर लेना। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। अब हमने गेस्टाल्ट की थ्योरी पढ़ी थी, गेस्टाल्ट की थ्योरी में क्या हमने पढ़ा था कि हमारी जो लर्निंग है किस तरीके से एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में यहाँ पे ट्रांसफर करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम ब्रांचिंग, ये जो ब्रांचिंग प्रोग्राम ही काम करता है। इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम लेके चलते हैं, और इसमें जो स्टिमुलस हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग इस ब्रांचिंग प्रोग्राम के अंदर होती है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि सब डिवीजन हो जाना, ठीक है, जैसे कि जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं निकलती है उसी तरीके से यहाँ पे लर्निंग हो रही है शाखाओं में। फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी यहाँ पे आपको लर्निंग आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रांचिंग प्रोग्राम में लर्निंग मटेरियल है वो डिवाइडेड होता है यूनिट्स में, ठीक है, यूनिट्स में, जिसको हम क्या करें, स्मॉल इकाई में डिवाइड होता है, जिसको हम फ्रेम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1 और 2 पैराग्राफ्स और इवन अ पेज प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन जो इस तरीके की ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है ये लेंथी होता है, इसके अंदर पैराग्राफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है पैराग्राफ के फॉर्म में, ठीक है, 1 पेज या 2 पेज के फॉर्म में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और उसी की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि आपको किस तरीके से लर्निंग हुई या नहीं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम था वो आपने दिया कि नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे लर्नर क्या करता है, इस फ्रेम के थ्रू चलता रहता है, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एसोसिएट होते हैं सॉरी, इसमें क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे इसके फीचर्स देख लेते हैं। जो मटेरियल होता है हमारा इसमें लार्ज होता है, अभी हमने देखा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है फ्रेम में वो बड़ी है, उसमें आपको सिर्फ सेट छोटी इंफॉर्मेशन दी गई थी रिकॉलिंग पर्पस के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो रिस्पॉन्स होते हैं इस क्वेश्चन के वो क्या होते हैं, वो कई पेजेस पे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर यहाँ पे जो लर्नर सिलेक्ट करता है करेक्ट रिस्पॉन्स, तो उसको जो रिस्पॉन्स है वो कंफर्म किया जाता है, लेकिन अगर जो पर्सन है उसने गलत और रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया तो उसको फिर से यहाँ पे उस रूट पे लेकर जाते हैं कि उसने गलत क्यों किया, ठीक है। इस तरीके से फंक्शनिंग यहाँ पे होती है कि मान लो अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया यहाँ पे, तो वहाँ पे आपका स्टेप रुकेगा नहीं, यहाँ पे वो पूरा जो प्रोसेस है लर्निंग का वो वहीं पे स्टॉप नहीं होगा, जैसे लर्निंग लीनियर प्रोग्रामिंग में हो जाता था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने गलत रिस्पॉन्स दे दिया तो आपको उस रूट पे लेकर जाया जाता है जहाँ पे उस जो क्वेश्चन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ठीक है, ताकि आप उस एक्सप्लेनेशन को सीख पाओ, और जब आप एक्सप्लेनेशन को सीख जाते हो तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें रोकते नहीं है, पूरा प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपको रोकते नहीं है, इसमें आपको दिखाया जाता है कि क्यों गलत है, उस रूट की तरफ यहाँ पे लेकर जाते हैं आपको, ठीक है। लर्नर के ऊपर फ्रीडम होती है कि वो अपने पाथ को चूज कर पाए, ठीक है, अपने पाथ को चूज कर पाए अकॉर्डिंग टू दी बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो उसका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट मैटर का, उससे रिलेटेड उसको फ्रीडम दी जाती है कि वो लर्निंग अपनी कर पाए। यहाँ पे लर्नर का कंट्रोल होता है, ठीक है, लर्नर का एग्जैक्टली कंट्रोल होता है अपने सीक्वेंस पे जो वो फॉलो करना चाहता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में देखोगे तो टीचर ही कंट्रोल कर रहा था सब कुछ कि इसी सीध में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में फुल ऑटोनॉमी होती है लर्नर को कि वो अपना पाथ खुद चूज कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रांचिंग लर्निंग
जो हो रही है उसका मेन पर्पस यही है कि एरर होना, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो क्राउडर के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आप एरर ना डालो, जब तक एरर नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। तो ये इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस था, ठीक है। और यहाँ पे अगर एरर होता है तो एरर को डिटेक्ट किया जाता है, तो उसको वहीं पे रिजॉल्व करा जाता है और आगे लर्निंग चालू हो जाती है फिर से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हो रही है। एडवांटेजेस क्या है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के, तो ये एक तरह का फॉर्मेट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करता है, नेक्स्ट फ्रेम पे जाता है अंटिल ही मेक्स एन एरर, ठीक है। यहाँ पे जो एरर होते हैं, जो ब्रांच एरर होते हैं, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री मटेरियल डिजाइन दिया जाता है उसको कि क्यों गलत हुआ और उस गलती को वहां पे सुधारा जाता है। एक सप्लीमेंट्री मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एप्स आती हैं, उस एप्स के अंदर आपका जो क्विज बनाते हैं, तो उस क्विज में क्या होता है, आप रिस्पॉन्स देते हो, अगर रिस्पॉन्स सही होता है तो ग्रीन टिक आ जाता है, लेकिन अगर वही गलत होता है तो नीचे उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप भविष्य में गलती ना करो, इसको सप्लीमेंट कर लो, अपने नोट्स बना लो इससे रिलेटेड। तो इसी तरीके से ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में भी यही कॉन्सेप्ट हमारा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ टीचिंग क्या होता है, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस का लर्नर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटेटर और इंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं होता। जिस तरीके से टीचर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी लीनियर प्रोग्रामिंग में, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ जो करता धरता है वो लर्नर ही होता है, ठीक है। लर्नर क्या करता है, अपनी स्पीड को डिटेक्ट कर सकता है, अपने स्पेस को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है, उसको लर्न कर सकता है, फ्रीडम होती है वो कोई भी पाथ चुने। ब्रांच प्रोग्रामिंग में जो पूरी फ्रीडम दी जाती है लर्नर्स को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लर्नर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा पाए, चाहे वो टू जाए या फ्रो जाए, मतलब आगे जाए या पीछे जाए, तो वो पूरी की पूरी ऑटोनॉमी लर्नर के पास होती है कि वो क्या सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, if the responses given by the learner are not up to the mark, the learner can start learning the content from which he or she has not understood. ये फ्रीडम दी जाती है लर्नर को कि अगर मान लो लर्नर ने कोई रिस्पॉन्स दिया तो लर्नर ने के जो रिस्पॉन्सेज है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो लर्नर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे सीख पाए कि क्यों गलत है, उसको वो यहाँ पे करेक्ट कर पाए। ये आपको एक तरह की बेनिफिट दिया जाता है इस ब्रांचिंग प्रोग्राम से, ठीक है। इतना समझ आया, डिफरेंस समझ रहे हो, ध्यान से डिफरेंस क्या है दोनों में, बस इसको रिलेट कर करके समझो। इसलिए डिसएडवांटेज देख लो। अब डिसएडवांटेज है क्योंकि ये ब्रांचिंग में जा रहा है सब कुछ प्रोसेस, देख लो कि यहाँ पे क्या किया, मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ाए और एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया। लेकिन ये सीरियल वाइज ना चलकर ये ब्रांचिंग में हो रही है। ब्रांचिंग में क्या हो रही है, यहाँ पे मीनिंग पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई, फिर टेस्ट लिया, रिस्पॉन्डर का यहाँ पे टेस्ट लिया, फिर देखा कि उसका रिस्पॉन्सेस क्या है, गलत है या सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर सही होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेकर जाते हैं। अगर यहाँ पे गलत है तो उसको इंट्रोडक्ट यहाँ पे सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और तब जाके वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा लर्निंग का प्रोसेस रुकता नहीं है, ब्रांच में वो चलता है और फुल ऑटोनॉमी होती है कि लर्नर कहीं पे भी यहाँ टेस्ट को परफॉर्म कर पाए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देख ली। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसको बनाने में काफी कॉस्ट लगती है, इजी वे में नहीं बनता। यहाँ पे प्रोग्रामर को जो बना रहा है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो कर रहा है, उसको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब उसको यहाँ पे टेक्निकलिटी आनी चाहिए कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करे, किस तरीके से इंट्रोडक्टरी मटेरियल यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कर पाए जो उनके लिए हो, रेलेवेंट हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है ब्रांचिंग मॉडल में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को बच्चों से पूछना, पूरे के पूरे मैटर को डील करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये देखा गया है कि कभी कभी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस आउट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि एकदम से आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई पैसेज के फॉर्म में, अब उसमें से क्वेश्चंस बनाना और हर एक कॉन्सेप्ट को डील करना, तो ये मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो मिस आउट हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन एम्फेसिस देखा गया है कि वीकनेस को डायग्नोस करना लर्नर्स की, ठीक है, और उनको
प्रोवाइड करना रेमेडी, सिर्फ इसी पे ध्यान दिया जा रहा है। लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है ये पता नहीं एग्जैक्टली कि वो सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है। कि सबसे पहले वो क्या किया कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी सिर्फ सप्लीमेंट्री मटेरियल देता जा रहा है, तो ये इंश्योर भी करना पड़ता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ठीक है। और ये भी देखा गया है क्योंकि लर्नर के पास ऑटोनॉमी होती है, वो किसी भी डायरेक्शन जा पाए, तो वो जो सीक्वेंस होता है वो मेंटेन नहीं कर पाता ब्रांच प्रोग्रामिंग, क्योंकि लर्नर किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है, जो सीक्वेंस वाइज लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। हालांकि कई तरीके की एडवांटेजेस भी है लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है इसकी। इसके अलावा जो बात आती है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग आपको थॉमस एफ गिलबर्ट ने दी है। थॉमस एफ गिलबर्ट, ये आपको दिया हुआ है, ये मैथमेटिक्स अभी डिस्कस किया ना, ये देखो मैथमेटिक्स प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है, लिख लो इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स प्रोग्राम एक तरह की सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होती है रीइंफोर्समेंट करने की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी का एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है कॉम्प्लेक्स लैबोरेटरीज की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मास्टरी करवाई जाती है सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है। ये किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस होता है, कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस होता है, यानी कि एक तरह का चेनिंग अप्रोच होता है, चेन की फॉर्म में प्रोग्रामिंग यहाँ पे हो रही है। ये जो होता है किसकी प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, चेनिंग प्रिंसिपल के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जनरलाइजेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। इसके अंदर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, चेन ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं जो हेल्प करते हैं लर्निंग में ताकि वो मास्टरी की तरफ जा पाए। यहाँ पे रिवर्स चेनिंग होती है, स्टिमुलाई जो हेल्प करता है लर्निंग में, ठीक है। ये कहाँ से जाता है, होल से पार्ट की तरफ जाता है, ठीक है, होल से पार्ट की तरफ जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाता है। अब ये चेनिंग क्या हो रही है, रिवर्स मोड पे जा रही है, ठीक है। होल से पार्ट की तरफ लेकर जाता है, पार्ट की फॉर्म में लेकर जाता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पहले पूरा सीखेगा और उस पूरे जो सीखने को जड़ की तरफ लेकर जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ लेकर जा रहा है, पार्ट्स की तरफ लेकर जा रहा है, उल्टा चल रहा है, रिवर्स चेनिंग इसके अंदर होती है, ये ध्यान रखना है, की पॉइंट है, ठीक है। रिवर्स चेनिंग इसके अंदर होती है। यहाँ पे क्या होता है, फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फ्रेम्स है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रॉम्प्ट है, ठीक है, और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स है। तीन तरीके के यहाँ पे फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम साइज क्या होता है, इसमें स्मॉल स्टेप में होता है फ्रेम साइज, यानी कि रिवर्स चेनिंग में यहाँ पे हो रहा है। कॉम्प्लेक्स कंटेंट को सिंपल बनाया जाता है इस तरीके के प्रोग्रामिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे की मास्टरी हो सके, कॉन्सेप्ट में पकड़ हो सके। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में दिखाया गया था, एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में पूछा था कि इस तरह का कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेट करे, प्रॉम्प्ट करे और पैटर्न को रिलीज करे, ठीक है। तो ये तीन तरह के इंट्रोडक्टरी फ्रेम्स हमारे ये जो फ्रेम्स इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के अंदर तीन तरीके के फ्रेम जो बताए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। रिस्पॉन्सेज यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, रिस्पॉन्सेज डिटरमाइन करते हैं प्रोग्रामर की तरफ से, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ टास्क आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है एंड में, मतलब अगर आपने टेस्ट सही कर लिया तो उस टेस्ट के आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं। अब जैसे कि कई तरीके की एप्स देखोगे तो एप्स पे क्या होता है, आपको कॉइन्स दिए जाते हैं, एप्रिसिएशन दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये रीइंफोर्समेंट मिलता है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग में। ये मेनली हायर क्लासेस बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क को अपनी मास्टरी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली मैथमेटिक्स और ग्रामर को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, एरर यहाँ पे हेल्प करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने में, बट नॉट ऑन लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग में काम नहीं करते एरर, लेकिन एरर हेल्प करते हैं डिस्क्रिमिनेट करने में। मेन पर्पस होता है कि आपको सिर्फ मास्टरी डेवलप करनी है, ठीक है। मेन फोकस किस पे है, मैथ्स के ऊपर है, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथ्स के ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग है और ग्रामर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस देखे गए, क्योंकि मेनली आपका टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम के ऊपर बेस है। अगर आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही ये फोकस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो क्या लिंक होते हैं, कंक्रीट गोल से यहाँ पे लिंक होते हैं, जिसको अचीव कराया जाता है मैथमेटिक्स प्रोग्राम से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस किया जाता है लर्नर की सक्सेस पे, क्राइटेरिया यहाँ पे सेट होता है, मास्टरी को मोटिवेट किया जाता है लर्नर की। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट और मीनिंगफुल, ये
एक तरह से काम करता है लर्नर के ऊपर और प्रोग्रामर के ऊपर। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसकी ये दी हुई है कि क्योंकि मेन एम्फेसिस है सिर्फ और सिर्फ मास्टरी के ऊपर, तो ये जो कैसा बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहा है ये इंश्योर नहीं कर पाते, ठीक है, कि किस तरह से बच्चा यहाँ पे सीख भी रहा है कि नहीं, बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे पता नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये रेट्रोग्रेसिव लर्निंग पैकेज को डेवलप करना। इसके अलावा यहाँ पे काफी ये टेक्निकल होता है नेचर में, काफी स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए प्रोग्रामर के पास कि वो किस तरीके से ये जो मैथमेटिक्स की प्रोग्रामिंग कर पाए, ठीक है। और ये जो आपका प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और ग्रामर जैसे जो कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स है उसी को डील करने के लिए होता है, और मेनली जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं वही इसको एक्सेस कर पाते हैं। जो लोअर क्लासेस के बच्चे यानी कि सेकेंडरी क्लासेस के जो बच्चे हैं वो इसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होता है इन नेचर, ठीक है। ये आपको देखने को मिला इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये क्वेश्चंस ये जो समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्यों इतना जोर दे रही हूँ, क्यों इतना एम्फेसिस कर रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will form the basis of self evaluation for a student teacher? Which of the following will form the basis for self evaluation for a student teacher? Students level of participation, satisfaction of parents about students progress, student performance in the test, student teacher perception about himself or herself, peer group feedback और feedback from mentor। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फॉर्म है जो सेल्फ इवैल्यूएशन है स्टूडेंट और टीचर की, ठीक है, वो आपको बताना है कॉन्सेप्ट। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करोगे तो आपका आंसर छट से हो जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो और जो गलत है उसको एलिमिनेट करो, राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। So here you can see the right answer of this question. Yes, you are absolutely correct. Second इसका right answer है। Students का level of participation कैसा है, तो हम इसका यूज करके टीचर को यहाँ पे ये हम सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है टेस्ट में, इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर का परसेप्शन कैसा है अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इससे टेस्ट कर सकते हैं। पीयर ग्रुप का फीडबैक काम नहीं करता, फीडबैक जो मेंटर से ये इवैल्यूएशन का सही तरीका नहीं है सेल्फ इवैल्यूएशन का, और इसके साथ साथ सेटिस्फैक्शन ऑफ पेरेंट्स ये नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन भी करिकुलम से रिलेटेड है। करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए मैं इनको इन डेप्थ पढ़ा रही हूँ हर क्वेश्चन को जो करिकुलम से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये काफी आते हैं हमारे एग्जाम में। चाहे पीएचडी का आप देख लो, एंट्रेंस देख लो, चाहे आप यहाँ पे जो सेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और नेट में तो आते ही है हमारे, ठीक है। स्टेट के एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे करिकुलम से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप करिकुलम को मत छोड़िए, जो जो आपको पढ़ाया है आप उसको अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उसे समझ के जाइए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि इन अ स्कूल सेटअप एम्फेसिस इज लेड ऑन गिविंग अ मैसेज दैट टीचर अलोन इज द नॉलेज रिसोर्स। ये क्या कहलाता है? स्कूल सेटअप में इस तरीके से एम्फेसिस दिया जा रहा है कि टीचर को ही सबसे ज्यादा नॉलेज है, वही नॉलेजेबल रिसोर्स है। तो ये किसके अंदर आता है? एक्सप्लिसिट करिकुलम में, हिडन करिकुलम में, टीचर डायरेक्टेड करिकुलम में या लर्नर सेंटर करिकुलम में? इसका राइट आंसर बताना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा नाम लिख दूं, ये मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है। एक्सप्लिसिट करिकुलम को हम ओवर्ट करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ओवर्ट यानी कि एक्सप्लिसिट, जो कि यहाँ पे क्या है, फॉर्मल है इन नेचर। जो करिकुलम आपकी अथॉरिटी बना रही है फॉर्मल है नेचर में। हिडन करिकुलम क्या है, जिसको हम कोवर्ट कह रहे हैं। कोवर्ट यानी कि ऐसा करिकुलम जो यहाँ पे
पढ़ाया नहीं जाता, कोवर्ट है, छुपा हुआ है, हिडन है। टीचर डायरेक्टेड करिकुलम को भी हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कह रहे हैं, यानी कि टीचर का पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे फॉर्मल है इन नेचर। लर्नर सेंटर की बात कर रहे हैं तो लर्नर सेंटर आपका यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो इनफॉर्मल वे में हो रही है, लर्नर का कंट्रोल है करिकुलम पे, और लर्नर की यहाँ पे कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करवाया जाता है, स्किल्स यहाँ पे बढ़ाई जाती है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, स्किल्स यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है, फिर हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गुड, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज हिडन करिकुलम। अब देखते हैं जो हमारे करिकुलम कौन कौन से होते हैं। करिकुलम हमारा, इसके अंदर कई तरीके के टाइप्स है, जैसे कि कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम, ओवर्ट करिकुलम और नल करिकुलम, ठीक है। अब ये क्या क्या है देख लो। करिकुलम आपको पता है जिसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पे करिकुलम में आपके सेट ऑफ कोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है टीचर को, किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देके मास्टरी कराई जाती है कॉन्सेप्ट में। करिकुलम क्या होता है, एक तरह का प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो जब भी हम कोर करिकुलम की बात करते हैं तो कोर करिकुलम हमारा एक ऐसा करिकुलम होता है जिसके अंदर जो आपके कोर्सेज है, जो कोर्सेज है वो यहाँ पे सेट है, फॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। जब भी कोर करिकुलम के बारे में बात करते हैं तो कोर करिकुलम यानी कि आपका मेन करिकुलम जो डिसिप्लिन की नॉलेज देते हो, जैसे कि मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो ये आपके कोर करिकुलम के अंदर आते हैं। मेन जो आपका क्या करिकुलम है, मेन आपका डिसिप्लिन क्या है, उसके ऊपर ये पूरा बनाया जाता है। अब एक जैसे कि मान लो आपको मैथ्स का करिकुलम बनाना है तो मैथ्स के अंदर जो लेसन की प्लानिंग हो रही है तो उसी के ही अराउंड ये पूरा चलता है। मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाए, वो स्ट्रेटेजीज यहाँ पे प्लान की जाती है, यहाँ पे एड्स और रिसोर्सेज को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, किस तरीके से मैसेज कन्वे करना है वो स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। यहाँ पे इसके बाद इवेलुएशन किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है, इवेलुएशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये कोर करिकुलम यहाँ पे काम करता है। कोर यानी कि मेन जो डिसिप्लिन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के करिकुलम को हम क्या कहते हैं, ये सेट ऑफ कॉमन लर्निंग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज हम देते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूज देते हैं अपने बच्चों को करिकुलम के थ्रू। और डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी होती है, जैसे कि मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, ये कोर करिकुलम के अंदर आता है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिलीवर करता है जो आपने एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, वही आपसे पढ़ाया जाता है। जो टीचर ने यहाँ पे डिफाइन कर दी ऑब्जेक्टिव कि ये पढ़ने के बाद बच्चों को इतना समझ आएगा, तो यहाँ पे टीचर ने डिसाइडेड होते हैं उनके आउटकम्स कि आप क्या बिहेवियर आपका निकल कर आएगा, आउटकम बिहेवियर निकल कर आएगा, तो वो पहले से यहाँ पे सेट होता है, ठीक है। पहले से क्वालिटी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आपके सेट किए जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस पहले से ही सेट होती है, ठीक है। ये इसके अंदर आता है। फिर आता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम ऐसा करिकुलम जो कि डायरेक्टली पढ़ाया नहीं जाता, करिकुलम में रिटन नहीं है, लेकिन ये अनऑफिशियल तरीके से, अनइंटेंडेड तरीके से आपके अंदर आपके जो वैल्यूज है उनको इंडोक्ट्रिनाइजेशन किया जा रहा है। इंडोक्ट्रिनाइजेशन यानी कि आपके बिलीव्स को चेंज किया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है ऐसा मैसेज कि टीचर ही सबसे यहाँ पे नॉलेज रिसोर्स है, टीचर ही सबसे नॉलेजेबल है और टीचर ही सिर्फ एक ऐसा है जिसको नॉलेज है और वही नॉलेजेबल रिसोर्स है। तो ये आपको करिकुलम में लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको इनडायरेक्ट तरीके से, अनइंटेंडेड तरीके से आपके अंदर डाला जा रहा है कि टीचर को सबसे ज्यादा नॉलेज है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे जब भी स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आप जाते हो तो वहां पे आपको जेंडर रोल्स, स्टीरियोटाइप्स और यहाँ पे आपके जो बिलीव्स ये सिखाए नहीं जाते, ये आप सीख लेते हो, अनइंटेंशनली तरीके से आप सीख लेते हो, इंटेंशन नहीं होती टीचर की, लेकिन टीचर किस तरीके से व्यवहार कर रही है आपके साथ तो आप व्यवहार को सीख लेते हो। ठीक, किस तरीके से यहाँ पे टीचर यहाँ पे जेंडर रोल्स अपना रही है, जेंडर रोल्स यहाँ पे किस तरीके से उसको आपके सामने रख रही है, तो उसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली हो रही है। आपको मॉरल्स यहाँ पे अनइंटेंशनल तरीके से सिखाए जा रहे हैं, सोसाइटी में कैसा व्यवहार करना है वो आपको सिखाया जा रहा है अनइंटेंशनली, क्योंकि आप चीजें ऑब्जर्व करके सीख रहे हो। ठीक है, आपको हर चीज सिखाई नहीं जा रही, लेकिन आप
आपकी बिलीव्स का इंडोक्ट्रिनाइजेशन हो रहा है, बिलीव्स को चेंज किया जा रहा है, ठीक है, आपके बिलीव्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी आपसे एक्सेप्ट करती है वो बिहेवियर आप अनअटेच्ड तरीके से करिकुलम के थ्रू सिखाया जा रहा है, हालांकि रिटर्न नहीं है। किस तरीके से एडजस्ट करना है सोसाइटी में, किस तरीके से फिजिकल और प्रॉक्सिमिटी को मेंटेन करना है, बात करते हुए दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रख रहा है, किस तरीके से फिजिकल जेस्चर्स को यूज करना है, ये आपको सब कुछ ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, आपको कोई सिखाया नहीं जा रहा, ऑब्जर्व करके आप सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से आप ग्रुप्स बनाते हैं, क्लिक्स बनाते हैं, ये आपको सिखाया नहीं जा रहा, लेकिन आप सीख रहे हैं अनअटेच्ड तरीके से, तो हिडन करिकुलम के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। और टीचर आपको ह्यूमर करना सिखाती नहीं है, ब्लैक ह्यूमर करना सिखाती नहीं है, कभी भी टीचर आपको बैक बीचिंग करना नहीं सिखाती, ठीक है, करिकुलम में लिखा नहीं होता कि किसी की पीठ पीछे बुराई करो, लेकिन वो आप सीख जाते हो अनइंटेंशनल तरीके से, ठीक है, वो सिखाया नहीं जा रहा, ये आपका हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इतना। नेक्स्ट आता है ओवर्ट करिकुलम। ओवर्ट करिकुलम यानी कि रिटन करिकुलम जिसको हम कह रहे हैं, एक्सप्लिसिट करिकुलम के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसा करिकुलम जो टीचर डिसाइड कर रही है, कोई फॉर्मल अथॉरिटी बना रही है आपका। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ये स्कूल एजुकेशन का करिकुलम बनाती है, यानी कि ये क्या बना रही है, एनसीएफ बना रही है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये पूरा आपका बना रही है, ठीक है। और ये अथॉरिटीज के अंदर आ जाती है, काफी फॉर्मल होता है। इन्होंने डिसाइड किया होता है कि कैसे हमें यहाँ पे अपने लेसन्स को प्लान करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, किस तरीके से डिलीवर करना है, तो ये पहले से ही यहाँ पे डिसाइडेड होता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बने होते हैं, बस टीचर क्या करते हैं उसको फॉलो कर रही होती है और उसी हिसाब से अपने कंटेंट्स को डिलीवर कर रही होती है और बच्चों की लर्निंग यहाँ पे करवा रही होती है, ठीक है। डिक्टेट यहाँ पे पहले से होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और किस तरीके से मास्टर करना है वो भी यहाँ पे लिखा होता है। स्कूल प्लान करता है इस तरह का करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पहले से डिसाइडेड होते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम, तो ये ओवर्ट करिकुलम के अंदर आता है। फिर आता है नल करिकुलम। नल करिकुलम हमारा एक ऐसा करिकुलम है जो कि यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नल करिकुलम जो कि पढ़ाया नहीं जा रहा टीचर के थ्रू, ठीक है, टीचर के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता। जैसे कि कोई कंटेंट ऐसा हो गया, कोई स्किल्स ऐसी होगी, और डेलिबरेटली और अननोइंगली इसको यहाँ पे अवॉइड किया जा रहा है, तो ये नल करिकुलम के अंदर आता है, ठीक है। और ये नल यानी कि खाली, नल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नल करिकुलम को इस तरह की इंफॉर्मेशन की स्कूल्स यहाँ पे टीच नहीं करता, ठीक है। ये इसके अंदर इन्वॉल्व है, स्किल्स नहीं सिखा रहा कोई ऐसी, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रेपर्टोयर का कोई पार्ट नहीं है, तो ये सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे आता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू, ठीक है। प्रोफेशनलाइजेशन टीचर एजुकेशन की क्यों जरूरी है, यहाँ पे आपको बताना है। और ये प्रोफेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा ये भी मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है। टीचर एजुकेशन के प्रोफेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो ये आपको भी कराया हुआ है, रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर दीजिए। एनरिच करना टीचर्स की नॉलेज को, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रही है, शार्पन करना टीचिंग स्किल्स इन क्लासरूम, जनरेट और कंट्रीब्यूट करना, ट्रेन करना स्टूडेंट्स टू बी टीच स्वे, या फिर हेल्प करना टीचर्स को टू ओपन कोचिंग सेंटर्स। प्रोफेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो टीचर एजुकेशन की, ओके, सो गुड। सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज फर्स्ट। जब भी प्रोफेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो टीचर को यहाँ पे ट्रेन होना है, टीचर्स की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को यहाँ पे बढ़ाना है, टीचर्स यहाँ पे किस तरीके से बच्चों के साथ उसकी यहाँ पे टैकल कर पाए, क्या उसकी मास्टरी हो कॉन्सेप्ट पे, क्या उसको सब्जेक्ट नॉलेज है, तो ये सब कुछ देखा जाता है प्रोफेशनलाइजेशन में, ठीक है। टीचर्स की नॉलेज को एनरिच किया जाता है, उनकी टीचिंग स्किल्स को बढ़ाता है, शार्पन करवाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रोफेशनलाइजेशन होता है टीचर एजुकेशन का कि वो क्या करे, टीचर्स के अंदर जनरेट कर सके, कुछ न्यू नॉलेज कंट्रीब्यूट कर सके उनके प्रोफेशन में।
ट्रेन करना स्टूडेंट्स को टू बी टीच स्वे, स्वे यानी कि कंप्लीटली अपोजिट, कंप्लीटली अलग, ठीक है, जो रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी इररेलेवेंसी को केटर नहीं किया जाता, ये गलत है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर को कभी भी इस तरीके से प्रोफेशनलाइज नहीं किया जाता कि वो अपना कोचिंग सेंटर खोल ले खुद का। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 3 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलोसफी के आपको बताना है। कौन सी ब्रांच है फिलोसफी की जिसका डायरेक्ट रेलेवेंस होता है फॉर डिसाइडिंग द ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर करिकुलम। अब फ्रेंड्स देखो, सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस है वो करिकुलम से रिलेटेड ही है, और देखो कितना आया है ये करिकुलम से रिलेटेड। जो जो आपको बताया जा रहा है करिकुलम से रिलेटेड उसको नोट डाउन करते जाओ, और मेरे ये जो सेशंस है करिकुलम को उसे रेफर करते जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज बनानी है करिकुलम की, तो उसका डायरेक्ट रेलेवेंस किससे है, फिलोसफी का, मेटाफिजिक्स से है, ओंटोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी से है, या एक्सोलॉजी से है। और आपको पता है सारी की सारी ब्रांचेस है फिलोसफी की, तो ये किस ब्रांच से रिलेट करता है जब भी हम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज बना रहे करिकुलम की। Okay, so good everyone. So here you can see the right answer to this question, which is epistemology. Epistemology है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स के बारे में देखते हैं। मेटाफिजिक्स आता है आपका फीचर्स ऑफ रियलिटी, जैसे कि एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं करिकुलम की, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी यहाँ पे नॉलेज देखते हैं, एपिस्टेमोलॉजी देखते हैं। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज की किस तरीके से डील किया जाए, क्या यहाँ पे लेक्चर मेथड हो, किस तरीका का यहाँ पे आप यहाँ पे उसको करवा पाओ ग्राउंड पे, ठीक है, ट्रांजैक्ट कर पाओ। तो वो हमें जब भी ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज की बात आती है तो हम एपिस्टेमोलॉजी का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी इसके अंदर आते हैं। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज मास्टरी नहीं है कंटेंट की, इसके साथ साथ यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि लर्निंग की, ठीक है, लर्निंग की, इसके साथ साथ मेथड्स की, कि किस किस मेथड्स आप यूज कर पाते हो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनाने में, डिसाइड करने में, उसे ट्रांजैक्ट करने में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज क्या है। यहाँ पे करिकुलम को किस तरीके से ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पे, किस तरीके से करिकुलम बनाया जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शनल के अंदर आ जाता है। ट्रांजैक्ट करना, उसे लेकर आना, ग्राउंड पे लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि करिकुलम बनाने से में कई तरह की कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्लान करना, ठीक है, प्लान करते हो आप, प्लान करते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से केटर कराओगे, उसका कंटेंट बनाते हो, कंटेंट के बाद देखते हो कि उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसकी स्ट्रेटेजीज देखते हो कि स्ट्रेटेजीज कैसे होगी, कि किस तरीके से मैं इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा पाऊंगा अपने क्लास में, क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत होगी, क्या एड्स की जरूरत होगी। तो ये सब कुछ आप स्ट्रेटेजीज बनाते हो, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हो, फिर बाद में जाके उसके जो आउटकम्स देखते हो कि जो आपने आउटकम्स, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे, क्या उसको वो मैट कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी हम इन सब प्रोसेस को देखते हैं तो हम नॉलेज को देख रहे हैं, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी देख रहे हैं, जिसके अंदर लर्निंग मेथड्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है, टीचिंग मेथड को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स सिर्फ और सिर्फ रियलिटी है, एग्जिस्टेंस है, ये नहीं आएगा इसका राइट आंसर। ऑन्टोलॉजी यानी कि नेचर ऑफ बीइंग, ये भी डायरेक्ट से रिलेट नहीं करता, रेलेवेंस बताना था आपको ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज का, तो वो एपिस्टेमोलॉजी में आएगा। एक्सोलॉजी आपका किससे डील करता है, एथिक्स से, एथिक्स का कोई लेना देना नहीं है आपका ट्रांजैक्शन स्ट्रेटेजीज ऑफ करिकुलम में, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको एपिस्टेमोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आ गया, इसका राइट आंसर बताना है आपको। अब ये रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार कराया हुआ है, तो आप इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो।
The combination of different approaches to validate information, strategies and results in a research study is technically known as, यानी कि कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा अप्रोचेस का, किसके लिए, वैलिडेट करने के लिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, रिजल्ट्स को यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जा रहा है रिसर्च स्टडीज में। तो ये क्या है, मेटा एनालिसिस है, ट्रायंगुलेशन है, ट्रेंड एनालिसिस है या क्रॉस वैलिडेशन है? इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? ओके, so here you can see the right answer of this question which is triangulation. Triangulation इसका right answer है। Triangulation मतलब क्या है कि आप डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप उसे क्रॉस वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है। हर एक मेथड को आप यूज कर रहे हो और अपनी स्टडी को चेक कर रहे हो कि जो आपके रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो वैलिड आ रहे हैं कि नहीं। आप वैलिडिटी को अश्योर करने के लिए दो या दो से ज्यादा अप्रोचेस का यूज कर रहे हो। अब मान लो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, कई सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो एक टूल बनाते हैं अपना, जैसे कि चेकलिस्ट बना ली यहाँ पे, या फिर कोई रेटिंग स्केल उन्होंने बना लिया। लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं कि क्या ये चेकलिस्ट से वैलिड रिजल्ट निकल कर आएंगे कि नहीं, तो वो एक और टूल बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू स्ट्रक्चर बना लिया, स्ट्रक्चर इंटरव्यू बना लिया। तो इस इंटरव्यू से जो भी रिस्पॉन्सेज आए उससे वो जो चेकलिस्ट के रिस्पॉन्सेज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है यानी कि वैलिड है, लेकिन अगर कुछ और निकल कर आता है तो मतलब वो वैलिडिटी नहीं है, वो वैलिडिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहा। इसलिए हम ये क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन का मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेथड का हम यूज करते हैं कि हम डेटा को कलेक्ट कर पाए सेम टॉपिक पे और उसको क्या करें, क्रॉस वैलिडेट कर पाए, उसकी वैलिडिटी को चेक कर पाए, ठीक है। ये इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रायंगुलेशन में। अब यहाँ पे आप देखो मेटा एनालिसिस, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ट्रायंगुलेशन में तो आप दो या दो से ज्यादा अप्रोचेस को यूज करो अपने डेटा को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए। लेकिन मेटा एनालिसिस क्या होता है, आप क्या करते हो, एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा स्टडीज है उनके रिजल्ट्स को कंबाइन कर देते हो, ठीक है, उनके यहाँ पे रिजल्ट्स को कंबाइन करते हो, उसको रिव्यू करते हो, मेटा एनालिसिस उसका करते हो, ठीक है, देखते हो कि रिजल्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ये आपको पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल ग्रोथ स्टडीज, ये क्या है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, ये आपका ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आता है कि जब आप अपना यहाँ पे ट्रेंड को चेक करते हो, मेनली ये मार्केटिंग के अंदर होता है। जब भी हम मार्केट की जो रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि हमारा यहाँ पे किस तरीके से रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेंड एनालिसिस दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल तरीके से आप यहाँ पे ग्रोथ स्टडीज कर रहे हो या फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल तरीके से कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेंड आप देखते हो इसका कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, इसका रिजल्ट्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, which of the following research design utilize the data from individuals autobiographies and personal talks or discussions? अब यहाँ पे सारे के सारे रिसर्च के डिजाइन हम कर लेंगे आज, ठीक है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके वही हमारे लिए बेटर है, ताकि कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल कर पाए इजीली, ठीक है। आज इन सभी के सभी डिजाइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। Which of the following research designs utilizes the data from the individual's autobiographies and personal talks or discussions? ऐसा कौन सा रिसर्च का डिजाइन है जिसके अंदर हम इंडिविजुअल्स के और ऑटोबायोग्राफिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल टॉक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं? ग्राउंड थ्योरी, नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन या एथनोग्राफिक डिजाइन? ओके गुड, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज नैरेटिव रिसर्च डिजाइन। जब भी हम बात करते हैं, यूटिलाइज करते हैं इंडिविजुअल के ऑटोबायोग्राफीज और उनके पर्सनल टॉक्स, तो हम नैरेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अब नैरेटिव रिसर्च डिजाइन क्या है? अब नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज सुन रहे हैं, ठीक है। उनकी स्टोरीज क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ। अब जैसे कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी बनती है कि उन्होंने सक्सेस कैसे पाई अपनी लाइफ में, क्या स्ट्रगल था, तो वो क्या है, एक तरह का नैरेटिव एनालिसिस है, नैरेटिव रिसर्च है कि हम उनकी जो जीवन
का जो स्ट्रगल है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उनकी स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं। यहाँ पे जब भी नैरेटिव रिसर्च की बात होती है तो यहाँ पे जो सिंगल पर्सन है उससे यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके पर्सन्स जो लाइफ से रिलेटेड उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कह रहे हैं, जिसके अंदर एक्टिविटीज क्या इन्वॉल्व है, क्या हम क्या करें, जनरेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उसकी स्टोरी के, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि किसी की हिस्ट्री हम जान रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, उसके जर्नल्स पढ़ रहे हैं, उसके डायरीज और मेमोरीज, यहाँ पे उसको ऑटोबायोग्राफिक्स और बायोग्राफिक्स को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि उसके बारे में हम जान पाए, ठीक है, उसकी स्टोरीज देख पाए। यहाँ पे नैरेटिव रिसर्च के अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि जिसके अंदर सिंगल पर्सन के बारे में हम इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या थे, उसकी लाइफ में क्या घटित हुआ था, ऐसा उसने कैसे सक्सेस यहाँ पे पाई। अब आप जैसे जितने भी बड़े बड़े महान लोगों को देखोगे, कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है यहाँ पे। अब जैसे संदीप माहेश्वरी है, सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर है, मोटिवेशन स्पीकर है, तो उसकी लाइफ में क्या हुआ था तो हम जानने की कोशिश करते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। तो उसी तरीके से नैरेटिव रिसर्च के अंदर ये काम चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेनली ये एक तरह का सीक्वेंस में चलता है। आप जिसके बारे में स्टडी करनी होती है तो आप क्या करते हो, उस पर्सन को सिलेक्ट करते हो, उसकी स्टोरीज कलेक्ट करते हो और उसे फ्रेम करते हो, अपनी राइटिंग में लिखते हो। राइट करने के बाद उस पर्सन के साथ आप कोलैबोरेट करते हो ताकि वो भी पार्टिसिपेट करे, और गहराई में आप कुछ खोजने की कोशिश करते हो, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे। जब बन जाती है बाद में जाके आप उसको वैलिडेट करते हो, उसकी रिपोर्ट बनाते हो, और वैलिडेट कैसे कराते हो, उसको दिखाकर कि ये आपकी बायोग्राफीज थी और ये आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो ये सही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप स्टोरीज बना देते हो नैरेटिव रिसर्चेस में, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि हर एक्सपेक्ट को देखते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डील किया जाता है नैरेटिव एनालिसिस में। फिर आता है केस स्टडी। केस स्टडी डिफरेंट होता है नैरेटिव रिसर्च से, क्योंकि आप इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस देख रहे थे, यहाँ पे आप केस स्टडी करो। ये किसी भी पर्सन के ऊपर हो सकता है, यहाँ पे किसी भी एक आप कंपनी के ऊपर भी केस स्टडी कर सकते हो, किसी पर्सन के ऊपर भी कर सकते हो, यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जब भी केस स्टडी की बात करते हैं तो एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसके अंदर आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो, और ये किसी पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पर्सन पे हो, हर किसी पे हो सकता है। किसी कंपनी पे केस स्टडी कर रहे हो, किसी पर्सन पे केस स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे यानी कि जीवित वस्तु और अजीवित दोनों पे आप कर सकते हो। हर एक एक्सपेक्ट को देखा जा रहा है यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे कब हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ, इन सब क्वेश्चन को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो, इन डेप्थ स्टडी करते हो यहाँ पे, ठीक है। आंसर कौन से क्वेश्चन को करते हो कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पर्सन के या उस पर्टिकुलर एंटिटी के, क्या फिनोमिना था, ये सब कुछ आप केस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ग्राउंडेड थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंडेड थ्योरी मेनली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का इंडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। एक तरह का इंडक्टिव अप्रोच होता है कि ग्राउंड पे आप पहले डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, और डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने का भी अलग अलग प्रोसेस होता है। ये भी आपको पहले बताया किस तरीके से डेटा कलेक्ट करते हो, कोडिंग के थ्रू आप यहाँ पे इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या करता है, एक तरह का इंडक्टिव अप्रोच है जिसके अंदर आप सब्सटेंसिव जनरेट कर रहे हो कोड, और बाद में उस कोडिंग को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, कोड कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो, कैटेगरीज यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, सिस्टमेटिकली इंडक्टिव मेथड में यहाँ पे रिसर्च क्या डेटा कलेक्ट होता है और उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे ली जाती है। यहाँ पे जब भी डेटा कलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप सब्सटेंसिव एरिया को सिलेक्ट करते हो। सब्सटेंसिव एरिया की किसके ऊपर आपको स्टडी करनी है, ठीक है, वो एरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो कि किस पे आपको स्टडी करनी है। जब सब्सटेंसिव एरिया आप सिलेक्ट कर लेते हो तो डेटा कलेक्ट करते हो आप तीन तरीके से। कलेक्शन होता है डेटा का तीन तरीके से, यानी कि आप पहले कोडिंग करते हो, ओपन कोडिंग करते हो, एक्सेल कोडिंग करते हो, सिलेक्टिव कोडिंग करते हो। ओपन कोडिंग में क्या होता है कि जो आप डेटा होता है उसको आप यहाँ पे कलेक्ट करा, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद उसको आप क्या कर रहे हो, उसे कैटेगराइज करते हो, ठीक है।
कैटेगराइज कर रहे हो डेटा को। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको आपने कैटेगराइज किया, ठीक है, उसे सही फॉर्म में लेकर आए। कैटेगराइज करने के बाद आपने जब कैटेगरी बना ली तो उनको भी अलग अलग आप सब कैटेगरी बना रहे हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, रिसर्च के, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव के, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप बना रहे हो। फिर बाद में जाके आप क्या करते हो, उसको जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा होता है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, वो आपका कोर कैटेगरी के अंदर आ जाता है, वो ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। जब ये हो जाता है, कोडिंग हो जाती है, तो आपकी यहाँ एक थीम जनरेट होती है, ठीक है, थीम जनरेट होती है। ये मेनली क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर किया जाता है, ठीक है, थीम जनरेट आप करते हो, ठीक है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व है। ये आपका पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से यहाँ पे चलता है कि जब आपका ग्राउंडेड थ्योरी पड़ जाता है, मतलब यहाँ पे डेटा कलेक्ट हो जाता है, कैटेगराइज हो जाता है, कोड बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, और तो फिर आप बाद में जाके उसको लेजिटिमाइज करते हो साइंटिफिक इंक्वायरी से, ठीक है। ये आपका पूरा ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर चलता है। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च होती है कि जब आप किसी कल्चर पैटर्न को स्टडी कर रहे होते हो नेचुरल सेटिंग में जाके, ठीक है। आप जैसे गाँव गए, आपकी स्टडी ऐसी है कि आपको वहाँ के कल्चर कैसा है उसको स्टडी करनी है, तो आप क्या करते हो, नेचुरल सेटिंग में उनके साथ रहते हो ताकि उनको आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओ, ठीक है, और सिस्टमेटिकली आप उनको उन लोगों के कल्चर को सीख पाओ, कल्चर क्या है उनका, और वो कैसे रहते हैं, आप उसके पूरे फिनोमिनन को स्टडी करते हो, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में जाके। एथनोग्राफिक जब भी कल्चर पैटर्न को हमें स्टडी करना होता है, ठीक है, ये आता है आपका एथनोग्राफिक रिसर्च में। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर क्लासरूम डिस्कशन सेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन एनकरेजिंग द रिफ्लेक्शन अमंग्स लर्नर। रिफ्लेक्शन को किस तरीके से एनकरेज करे बच्चों के अंदर, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये समझ आए होंगे सारे के सारे टाइप्स, केस स्टडी, एथनोग्राफी, और आपका ये हमने पढ़ा नैरेटिव रिसर्चेस, इसके साथ साथ और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, ठीक है, ओके। सो इसका राइट आंसर बताइए। आपने देख लिया होगा, गलती से आगे हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? थिंक पेयर एंड शेयर सेशन, इसका राइट आंसर है, ठीक है, थिंक पेयर और शेयर सेशन इसका राइट आंसर है, यानी कि रिफ्लेक्शन को एनकरेज करता है। थिंक पेयर क्या है? थिंक पेयर एक तरह की स्ट्रेटेजी है, एक तरह की टेक्निक है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन में थिंकिंग की एबिलिटी को बढ़ाता है, कोलैबोरेशन की एबिलिटी को बढ़ाता है, और सेम टाइप पे प्रेजेंटेशन की एबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। ये मेनली टीचर्स हमारे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जब हमें बच्चों की इन तरीके की कैपेबिलिटीज या स्किल्स को जनरेट करना हो। क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को यहाँ पे टास्क दिया जाता है इंडिविजुअली, ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई टास्क दिया जाता है इंडिविजुअली, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने डिस्कशंस, क्वेश्चंस खुद बनाते हैं, ठीक है, खुद वो बनाते हैं, खुद वो राइट करते हैं किस पे उसको डिस्कस करना है। जब वो खुद वो टास्क कर लेते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, फिर इनको ग्रुप में बैठाया जाता है, फिर ग्रुप पे बैठकर वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करने के बाद वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं आपस में। सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं और अपने डिस्कशंस के क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, फिर उसे पेयर करते हैं, मतलब एक पार्टनर दिया जाता है उन्हें, पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं दो की फॉर्म में, ठीक है, दो की फॉर्म में। फिर बाद में जाके दोनों ग्रुप आपस में मिलता है और एक दूसरे से डिस्कस करता है। तो ऐसे यहाँ पे ज़्यादा समझ आता है, रिफ्लेक्शन की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है, इजीली तरीके से चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाता है बच्चा, और या ना सिर्फ इसमें थिंकिंग एबिलिटी यहाँ पे जनरेट होती है, लेकिन कोलैबोरेट भी करता है आपस में, कोलैबोरेशन होता है, लर्निंग, डेलीगेशन होता है टास्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक दूसरे पे बढ़ती है और ज़्यादा सीखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये किसके अंदर होता है? थिंक पेयर और शेयर के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर का डिस्कशन होता है पहले पार्टनर के साथ, फिर बाद में शेयर होती है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन के थ्रू, फिर यहाँ पे फोकस किया जाता है और उनसे प्रॉम्प्ट किया जाता है, ठीक। तो आई होप ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो उस लिंक को ज्वाइन करते ही आप डायरेक्टली मेरे उस पर पहुँच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वहाँ से पूछ सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड मी फीडबैक। आई होप ये सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आज आपने सब कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन नई सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो टिल देन स्टे लर्निंग,
stay blessed, enjoy learning, and stay. Thank you.